तो 24 फरवरी 2025 को आपका जो पेपर आएगा आपको मैं बता देता हूं, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं। आपके सामने मैं ये देखो ला चुका हूं बिल्कुल एकदम पेपर, तो अच्छे से इसको तैयार करना। मॉडल पेपर है, पूरा अच्छे से मैं इसका सॉल्यूशन देखो इसमें क्या करवाने वाला हूं ना, इस वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन इसको सॉल्व भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पेपर बताऊंगा, नहीं, इसके जितने भी क्वेश्चन है, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वह गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत खंड होगा, जीवन परिचय होगा, निबंध, सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से आपको तैयार करने वाला हूं। पिछली बार मैंने बताया था जिसमें से, अब एक चीज मैं ये बता दूं, इस पेपर से मैं ये गारंटी ले सकता हूं आपका मैं 95% क्वेश्चंस फंसा दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखना, जो कुछ बताऊंगा उसको समझना, जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उन क्वेश्चन को भाई एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर देना। और अगर इस वीडियो पर, मैं ये आशा करता हूं इस वीडियो पर अगर 2000 लाइक आ जाते हैं तो क्या करूंगा, मैं इंग्लिश की वीडियो भी बना दूंगा। जैसे इस वीडियो पर 2000, ये अपना लाइक का टारगेट है, जो अपना लाइक का टारगेट दिया हूं मैं, या सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक का है, तो बड़े आसानी से मुझे पता है आप सभी करवा दोगे। तो 2000 लाइक जैसे ही कंप्लीट करवाओगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो आप सही इतना करवा दो। चलो यहां से शुरू करते हैं वीडियो को, और बता दूं जो टाइम टेबल आ चुका है ना कि आपका 24 तारीख से ही पेपर है, ठीक है, 24 से पेपर है, तो अच्छे सब तैयार कर लो। 24 को क्या है आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर है, और यूपी बोर्ड वालों का मैं बता रहा हूं, यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर है, यूपी बोर्ड वालों का। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से देखते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कर दो, 2025 हिंदी का पेपर स्टार्टिंग देख लो, 2025 का है हिंदी का पेपर, केवल प्रश्न पत्र। समय जो आपका टाइमिंग मिलता है वह कितनी देर का रहता है, तो समय हम देखते हैं। तो देखो समय दोस्तों जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय है, और वहीं पर देखें कि पूर्णांक कितने नंबर का आखिर आपका पेपर रहता है। तो पूर्णांक की बात करें, देखो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है 70 नंबर का, ठीक, पूर्णांक आपका 70 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेगा, इतना समझ गए। अब इसके बाद भैया बात करते हैं निर्देश की, आखिर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो ये देख लो निर्देश, निर्देश का सबसे पहला निर्देश पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना। ये देखो, अब देखो सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब शुरू के जो 15 मिनट मिलेगा उसमें एग्जामिनर कह रहा है कि आराम से भैया प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र मतलब होता है कि पेपर, आराम से आपने पेपर पढ़ना, ठीक, इतना समझ गए। अब उसके बाद फिर जो सेकेंड नंबर है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित है, ठीक, कितने खंड में है, 2 खंड में। ये सब जानकारी थोड़ा जानना जरूरी है, अब बिना जाने पेपर करने लगोगे तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपसे मिस हो जाएंगी, तो आपको इतनी चीजें जाननी जरूरी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे अपना तीसरा नंबर कि प्रश्न पत्र के खंड आ में, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ध्यान रखो जो पहला खंड है उसमें 20 एमसीक्यू आएंगे, 20 एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोला जाता है। अब इसको हल कैसे करना है, इसको हल करना पड़ता है ओएमआर पत्रक पे, ओएमआर सीट पर इसे हल किया जाता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो बढ़ते हम आगे, आगे देखो जो अपना चौथा नंबर है यह है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। खंड आ में क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 1 नंबर का रहेगा, ठीक। अब फिर आगे देखते पांचवा नंबर कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित है। अब यहां से डायरेक्ट हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि कौन कौन से क्वेश्चन है कौन से नहीं। यहां पे देखो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न का ही है, जैसा कि आपको पता है खंड आ और खंड बा था, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न का है जो कि 20 नंबर का रहेगा। एक चीज मैं आपको एकदम 100% बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को, जिसमें कि क्या है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 20 में से 18 क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मिलेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये आपके रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। रिपीटेड मतलब होता है जो कि आपके 2022 में आया था, ठीक है, तो 2023 में आया था, और जो 2024 में आया था वो क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो पिछले बार के क्वेश्चन रहते हैं वो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं हर साल, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन लिया हूं जो कि एकदम से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। अब देखो यहां से बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से हम बढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले
ये देखो पहला क्वेश्चन कहाँ गया, पहला क्वेश्चन है यहाँ, एक सेकंड इसमें देख, हाँ। तो देखो सबसे पहला कृति कंकाल के लेखक है। अब देखो कंकाल के लेखक पूछ रहा है, तो कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो बस डायरेक्ट लगा दो जयशंकर प्रसाद कंकाल के लेखक हैं। अब इसके बाद देखो फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वह है अर्धनारीश्वर की विधा है। अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, नाटक, उपन्यास, निबंध या फिर कहानी, तो ये हो जाएगा निबंध, ठीक है। अर्धनारीश्वर की विधा है निबंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कंकाल के लेखक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऊपर कृति कंकाल के लेखक है और कंकाल के लेखक, तो क्या दोनों में डिफरेंस है, नहीं, कोई भी अंतर दोनों में नहीं है, कोई भी अंतर दोनों में नहीं है, ठीक। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, जब कंकाल आ गया तो कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही यह किसकी कृति है, जल्दी से बताओ। ये तो अमृत राय की कृति है ना, कलम का सिपाही किसकी कृति है, अमृत राय की, तो इस पर लगा दो भैया टिक की, हाँ यह अमृत राय की कृति। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये अपना पांचवा नंबर है प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। प्रताप नारायण मिश्र किसके लेखक है भाई, किसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, तो ये द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं या फिर भारतेंदु युग के या शुक्लोत्तर युग के हैं, तो बताओ पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो है ये बी वाला हो जाएगा, भारतेंदु युग के लेखक हैं। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये छठवां नंबर की पंचवटी, यहां से क्या कह, देखो पांचवें नंबर का क्या था अपना भारतेंदु, और ये पंचवटी रचना है, किसकी रचना है, पंचवटी किसकी रचना है, तो दोस्तों ये बताना है महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर सुमित्रानंद पंत की है या मैथिली शरण गुप्त की। तो जो पंचवटी है यह मैथिली शरण गुप्त की है, इतना तैयार कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, और आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अगर आपको भी चाहिए ऐसे वीडियो। बाकी जितने ही बच्चे क्लास 10th में है, तो क्लास 10th की तैयारी इस चैनल पर सबसे बेस्ट तरीके से कराई जा रही है। आप सभी वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको अभी सपना है कि भैया मुझे 2025 बोर्ड एग्जाम में एकदम टॉपर बनना है, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो 95% चाहिए ही चाहिए, तो ये आपका सपना कौन पूरा कराएगा, मोबाइल पर स्कूल ही पूरा कराएगा, ठीक है। कौन आपका कराएगा, मोबाइल पर स्कूल, ये आपका मोबाइल पर स्कूल ही पूरा कराएगा, ठीक। अगर आपका सपना है तो। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ये रामचंद्रिका के रचनाकार है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है भैया, ये बता दो। सातवां नंबर, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार है केशवदास। कहाँ है, यहाँ है केशवदास जी, ये है इधर केशवदास होता है। उसके बाद है ललित ललाम। ललित राम तो मतीराम की रचना है। ललित ललाम के रचनाकार कौन है, इनके रचनाकार है ये मतीराम, ठीक। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। और फिर आगे बढ़ेंगे, 9वां नंबर है आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, 1919 से 1938, नहीं ये किसकी है, ये है शुक्ल युग की है, ये शुक्ल युग की है, ठीक है। और उसके बाद 1918 से 1950, नहीं ये भी नहीं है। 1936 से 43, नहीं ये भी नहीं है। और ये 1843 से अब तक ये हो जाएगा। आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1843 से अब तक है, ये समय सीमा है आधुनिक काल की, ठीक। इतना समझ गए। अब बढ़ेंगे हम आगे। आगे अपना देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये अपना 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9वें का देख लिया, 10वां नंबर है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो इसकी रचना की थी ये मैथिली शरण गुप्त ने ही किया था, तो यही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक। ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे आगे 11 नंबर जो है इस पे बढ़ते हैं। चलो, नाना नाना वहां नाना बेहता बेहते शिव समाज ने देखा, इसमें कौन सा अलंकार है, रौद्र रस, अच्छा यहाँ पे रस होना चाहिए, कौन सा रस है, ठीक है, कौन सा रस है, इसको रौद्र रस, हास्य रस, करुण रस या फिर वीर रस, तो इसमें होगा हास्य रस, क्योंकि यहाँ पे हास्य की भावना आई है। अब एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होगा, तो ध्यान रखना हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वह होता है शोक, ठीक। नहीं सॉरी, ये होता है करुण रस का अस्थायी भाव, मैं भी कंफ्यूज हो गया। हास्य रस का होता है हास्य, ठीक है, हास्य रस का होता है हास्य, और ये होता है करुण रस का, ठीक। इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है चरण कमल बंदो है राई,
उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, फिर कौन सा अलंकार है बताओ। 12 नंबर चरण कलम बंदो ही राय में, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, रूपक अलंकार होगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है कि सुन केवट के बैन प्रेमन लपेटे अटपट विषे करुणा एंचितई इजान की लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, इसमें पूछ रहा है कि इस पंक्तियों में आखिर कौन सा छंद है यह बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बताया था। तो इन क्वेश्चन को तैयार करना, इसका आंसर बताओ, तब तक मैं देखता हूं रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है 13 नंबर में। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये होगा सोरठा, किधर गया, ये होगा सोरठा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अनुशब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अच्छा अनुसार रहेगा, यहाँ पे अनुसार में प्रयुक्त उपसर्ग रहेगा अनु। अनु की जगह पर ये पूरा लिख दो, ऐसे रहेगा अनुसार। ठीक, अनुसार में प्रयुक्त उपसर्ग ये हो जाएगा अनु रहेगा। ठीक है, इतना आप समझ जाओ। फिर 15 नंबर है, मैं मूर्ख नहीं हूं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। मैं मूर्ख नहीं हूं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है 15 नंबर में। तो ये क्या होगा, संकेतवाचक या फिर ये देखो निषेधवाचक, डायरेक्टली आ गया, यही लगा दो। फिर 16 नंबर, त्रिवेणी में समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास होगा, त्रिवेणी में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है या द्विग समास है या फिर कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। त्रिवेणी, त्रिवेणी में आखिर कौन सा समास होगा। त्रिवेणी देखो 3, इसमें गिनती आ रहे, तो गिनती आ रही मतलब यह द्विग समास। ठीक, गिनती आ रही मतलब यह द्विग समास होगा। अब बढ़ते आगे 17 नंबर कि मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची क्या होगा, एक सेकंड तार फंस गया। द्विज रसना मीन होगा, वैसे तो द्विज रसना मीन मूड क्या होगा, जल्दी से बताओ। मछली का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, मछली का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा द्विज होगा, मीन होगा, क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों 17 में का मीन हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 18 नंबर पे ये यह निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। अवनी आई और मठ में चली गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो 18 का यही हो जाएगा, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो ये वाला बिल्कुल टिक लगा दोगे, सही हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, और एक चीज ध्यान रखना, अभी इसके बाद मैं थोड़ा सा बताता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, यह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो ये क्या है, सर्वनाम तो होगा ही, सर्वनाम यहाँ भी है यहाँ भी है, सर्वनाम होगा ही। फिर यह होगा निश्चयवाचक, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग एक वचन, तो यही वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा 19वें का। और 20वां नंबर देखते हैं, 20वां नंबर कहाँ गया क्वेश्चन अपना, ये है भीमार्जुन में समास है। भीमार्जुन में कौन सा समास होगा, इसमें होगा ये द्वंद्व समास। ठीक, इसमें हो जाएगा द्वंद्व। तो यहां से आपका खत्म होता है टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म हो गए। अब इससे बाहर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इस पेपर में। एक चीज आप सभी ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा आपको कुछ हिंट दे देता हूं ना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर। देखो पूरे जो यूपी में ना, पूरे यूपी में पेपर 7 सेट का बनता है, 7 सेट, 7 सब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखना 7 सेट। जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी का 7 अलग अलग पेपर बनेगा पूरी यूपी में। देखो आप देखोगे कभी इस स्कूल में दूसरा बोर्ड का पेपर आया है, उस स्कूल में दूसरा आया होता है। अब देखो ये अलग अलग सेट बनते, 7 पेपर बनता ताकि नकल वगैरह ना हो सके। अब अगर आपको जानना है कि कौन सा पेपर आपके किस में आएगा, तो जैसे ये एक मैं करा रहा हूं हल, ऐसे ही आपको 7 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अब कहोगे भैया ये 7 पेपर मिलेगा, एक तो आप बता दे रहे हो। तो देखो 7 पेपर मैं बता रहा हूं, ऐसे यूट्यूब पर मैं बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अगर आप वैसे डायरेक्टली खुद से पढ़ना चाहते हो पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी जितनी सारी चीजें हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है, तो आप सभी के लिए जो मैं बैच लॉन्च किया हूं, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। जो चीज आपके पेपर में आनी है सिर्फ वही चीजें रखी गई हैं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना चलता हुआ कि ड्रीम 95% का, तो यही है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। मोबाइल पर स्कूल ऐप है अपना, वहां पे जाके मोबाइल पर स्कूल ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर कर लो, और आपको एक बैच का ऑप्शन दिखेगा, एक क्लास 10th की बैच दिखेगी, ठीक है, 10th का दिखेगा, एक क्लास 12th का दिखेगा। और मैं ये चैलेंज लेके कहता हूं कि पूरे यूट्यूब पे सबसे बढ़िया कोर्स है,
और सबसे सस्ता, मेन चीज है सस्ते की बात है, ठीक है, सबसे कम प्राइस में है और सबसे बेस्ट चीज दिया गया है। इसमें से वही चीजें हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपके आनी है, और ये सारे पेपर भी उसमें दिए गए हैं, सॉल्व वाले पेपर दिए गए हैं, तो आप सभी जाके देख सकते हो और इसको परचेज कर ले। मैं कहता हूं आपके लिए ना एकदम वरदान साबित होगा, अगर जो भी बच्चा लिया होगा उसको भी दिखेगा। और इसमें अब से जैसे इसमें लाइव क्लासेस भी आनी शुरू हो जाएंगी, जितने लोग लिए हो तो आपको अभी नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब से यहाँ पे भी स्पेशल लाइव क्लास आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने 20 बहुविकल्पी थे खत्म हो गए। फिर शुरू होगा अपना वर्णनात्मक प्रश्न, और ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है ना, ये आता है दोस्तों 50 नंबर का, ये है 50 नंबर का, ठीक। और ये जो 50 नंबर का है, एक चीज आप ये ध्यान देना कि इसमें सारी चीजें हैं, जैसे आपका गद्यांश है पद्यांश मैं हल कराता हूं। देखो एक बारी गद्यांश देख लो, मैं इसका आंसर नीचे लिखा हूं, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, नीचे मतलब इसके नीचे, जमीन के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, इसके नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये जो कह रहा है 21 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो ये देखो गद्यांश है, विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषध है। हमें यहाँ अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम लिखें और लेखक का नाम लिखें। तो पाठ का नाम तो हो जाएगा मित्रता, पाठ का नाम है कौन से पाठ से लिया गया, मित्रता पाठ से, और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी मैं नीचे लिखा हूं, आपको दिखा दूंगा, थोड़ा क्वेश्चन बता देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए रहे। उसके बाद व्याख्या करनी रहती है, और लास्ट वाला है व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो चलो आपको इसका आंसर दिखाता हूं। इसका आंसर ये देखो, यहाँ पे ये आ गया ना, विश्वास पात्र मित्र लिखा है, तो यही वाला है। जैसे मैं आपको बताया था सबसे पहले क्या है, संदर्भ इसका लिखने का आएगा, पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसके लेखक कौन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे ये वाला है व्याख्या। व्याख्या में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार से कोई आप दवा खाते हो, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई दवा खाते हो, तो उससे क्या होता है कि वह बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार क्या है, जो औषध है ना, वह भी आपको औषध भी क्या करती है, एक स्वस्थ बना देती है। ठीक उसी प्रकार क्या है, जो मित्र होता है आपका, जो विश्वसनीय मित्र होता है आपका, सबसे परम मित्र होता है, वह भी आपको अनेक बुराइयों से बचाकर एक अच्छे मार्ग पर ले आता है, जो कि यहाँ पे लिख। फिर उसके बाद है हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम यह विश्वास करें, जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्य में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलते हैं, आगे देखो इसका मैं अभी आपको अर्थ भी समझाता हूं। यदि हम बुरे मार्ग पर चलते हैं तो वह हमें उससे हटाकर सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्य के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासीय मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा। तो कुल मिला के इस देखो, मैं अब इसका पूरा अर्थ बताता हूं। इस गद्यांश में यही बताया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो हमारा मित्र होना चाहिए वह हमें मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। हम किसी भी गलत कार्य में अगर लगे हैं तो वह हमें वहां से निकाल के एक अच्छे मार्ग पर ले जाए। तो ये मित्र का परम कर्तव्य होना चाहिए। अब उसके बाद देखो हमें अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो उसका आंसर देखो ये हिस्सा वाला, किस प्रकार से उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखो व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य
पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। तो यही इसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो व्यक्ति अपने मित्रों से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि वे आपको उत्तम कार्यों के लिए, जो अच्छे कार्य हैं उसके लिए प्रेरित करें। ठीक है, अगर आप किसी गलत कार्य में जा रहे हैं तो वहां से हटा के किसी अच्छे कार्य में आपको लगाएं। ठीक, तो ये आशा रखनी चाहिए व्यक्ति को अपने मित्र से। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर बढ़ते हैं हम आगे। आगे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट वाला था ना, नेक्स्ट इसको हम ला देते हैं 21 नंबर। तो ये है 22, ये तो मान लो अथवा में करके है। अब नहीं आता, चाहो तो ये वाला भी गद्यांश कर सकते हो। आपको पता ही होगा 2 गद्यांश टोटल पूछे जाते हैं, 2 में से कोई भी आप एक कर सकते हो, इतना आपको भी पता होगा। ठीक, अब आगे ये वाला 22 नंबर। अभी आपने गद्यांश देखा, अब आगे पद्यांश। अब देखो पद्यांश में क्या है, यह है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला पद्यांश, उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और ईस, इंद्रिय शिथिल भई केसो बिन जेव देह बिन शीस, आशा लागी रहित तन सौसा जीवहि कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन उधो मन न भय 10-20। अब इसमें भी देखो 2 से 3 क्वेश्चन है। कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है पद्यांश का संदर्भ लिखने का, दूसरा क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश की व्याख्या करें, और वहीं पे जो तीसरा क्वेश्चन है वह है उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। अब चाहो तो ये वाला करो, नहीं कर पाते तो एक अथवा में भी करके देखो, ये दिया, अरे यार ये दिया रहता है अथवा में करके, ये वाला कर सकते हो। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। और ये आ गया उद्धव मन न भय 10-20 वाला यहाँ पे किए। सबसे पहले था कि संदर्भ लिखना है। ठीक, तो चलो संदर्भ इसका कर लेते हैं। इसका संदर्भ करेंगे, कैसे होगा, तो इसका संदर्भ देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है दोस्तों, सूरदास जी इसके रचयिता हैं। फिर आते हैं सेकंड नंबर जो कि व्याख्या। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, गोपियां क्या है, उद्धव जी जो कि मिलने का समाचार लेकर आए थे उनसे कहती है, क्या कहती है इसको सुनो। तो देखो कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं, हमारे मन क्या है 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। गोपियां उद्धव जी कहती हैं कि उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि हम हर जगह लगा लें, हमारे पास एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। फिर देखो आगे, अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है, बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवित हो गई हैं और जीवन के लक्ष्य के रूप में, आगे देखो, और जीवन के लक्ष्य के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हम उनके दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर गोपियां उद्धव जी कहती हैं कि हमें किसी भी तरीके से श्री कृष्ण जी का पता बता दो या फिर हमें मिला दो, क्योंकि हमारा जो दिल दिमाग सब कुछ वहां पे लगा हुआ है, जब तक वो हमें नहीं मिल जाएंगे हम संतुष्ट नहीं बैठने वाले। उसके बाद देखो, श्री कृष्ण के लौटने की आशा सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो। मतलब गोपियां जी उद्धव कहती हैं कि उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हो ना, और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपाय के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन करवा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं के परम उपासक हैं। तो कुल मिला के ये क्या था, गोपियां जी, जो गोपियां हैं वह उद्धव जी से बोल रही हैं कि हमारा मिलन श्री कृष्ण जी से करवा दो, उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। ठीक, अब आगे देखो, ये वाला है कि उद्धव जी क्या करने आए थे यहाँ पे, मथुरा से गोकुल क्या करने आए थे। तो देखो, उद्धव जी गोपियों को मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे। आपके सामने जो क्वेश्चन रहता है ना कि उद्धव जी मथुरा से आके गोकुल क्यों आए थे, तो मथुरा से गोकुल क्यों आए थे उद्धव जी, तो मिलन का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए। अब हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं आवाज वगैरह कैसी यहाँ पे आ रही है। हाँ हाँ, तो अब देखते हैं ना यहाँ पे। चलो 25 मिनट हो गए अपने को,
वीडियो बनाते हैं। अब देखते हैं आगे, यहां से इतना हो गया, इसको करते हैं डिलीट। अब जो 23 नंबर क्वेश्चन था, 23 पे बढ़ जाते हैं। अपना 23 नंबर क्वेश्चन किधर गया? तो 23 यहाँ पे चल रहा था, देखो ये हो गया 23 नंबर, हाँ यहाँ पे है 23 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको तो पहले ऊपर से हटा देता हूं मैं। सही है, देखो कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो ये संस्कृत गद्यांश, एक गद्यांश यहाँ पे संस्कृत का दिया गया, एक यहाँ पे, इन दोनों में से कोई भी एक करना है। जैसे यहाँ पे देख लो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषायस केंद्र स्थलम अस्ति, इस तरीके से है, जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलो इसको हम करते हैं और आपको बताते हैं। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 23 नंबर क्वेश्चन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ये देखो 23 नंबर आ गया, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यही वाला था, ऊपर से पढ़ लो। यहाँ पे मैं इस तरीके से डाला हुआ हूं ताकि आपको पता लगते रहे कि ये कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको इतना पता लग गया होगा। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में बता देना कि अब मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए। तो देखो इसका जो संदर्भ है, संदर्भ ऐसे लिखा गया है, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये जो है, ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर इसका अनुवाद देख लो, अनुवाद में है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश हर जगह फैला हुआ है। और मुगल युवराज, जो मुगल का युवराज था, कौन था? दारा सिकोह ने यहाँ पे आकर भारतीय दर्शन, यहाँ पे आके भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, और वह उनके ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद, उसने उपनिषदों का जो अनुवाद था वह फारसी भाषा में करा दिया था। तो ये हो जाता है इसका अनुवाद, और संदर्भ भी आपने देख लिया। टोटल आपको बताऊं तो ये 5 नंबर का आता है, 5 मार्क, ठीक, 5 मार्क का आता है, जो कि मैंने कर दिया। अब इसी के बाद देखो नेक्स्ट अपना एक पद्यांश भी है। अब पद्यांश कौन सा वाला है? तो चलो पद्यांश पे भी हम आगे बढ़ जाते हैं। यह 24 नंबर, 24 नंबर क्या कहा गया है? तो देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि 5 नंबर का आता हो। तो देखते हैं यहाँ पे, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम यतद भारतम नाम भारतीय संतत। ये वाला कर लो, चाहिए तो अथवा में करके, जो यहाँ पे किया गया है वो ये वाला है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसका सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को? संदर्भ, उसके बाद इसका अनुवाद, जैसे मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति। चलो इसको पहले मैं बताता हूं आपको। ये देखो, एक तेज कर देता हूं ना इसको, भाई आजा आजा आजा, ये आ गया 24 नंबर, मानव हित्वा प्रियो भवति, यही वाला हम कर रहे हैं। तो इस पे देखो क्या है, संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। कौन से पाठ से लिया गया है? वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब इसमें रचयिता वगैरह तो होते नहीं, रचयिता लेखक की आप लिखने बैठोगे रचयिता और लेखक कौन है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मानव हित्वा प्रियो भवति। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, और मनुष्य इच्छा, इच्छा मतलब होती कामना, किसी चीज को चाहना, मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, और मनुष्य क्रोध को छोड़कर सुखी हो जाता है, क्रोध को छोड़कर वह सुखी हो जाता है। तो इस तरीके से इसका भी अनुवाद हम कर दिए। ये भी आपका 5 नंबर का ही आएगा, इतना ध्यान रखना। ये भी कितने नंबर का आएगा? 5 मार्क। ये भी में, हाँ ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का ही आएगा। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट रहता है ना, वो खंडकाव्य आता है। और खंडकाव्य हर विद्यालय, जितना भी स्कूल होता है, सबके हिसाब से अलग होता है। मान लो आप प्रतापगढ़ से होगे तो आपका अलग होगा, प्रयागराज से होगे तो अलग होगा, बरेली से होगे तो अलग होगा, बदायूं से होगे तो अलग होगा, रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, अयोध्या, बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बहुत सारे, कुशीनगर। तो आप जहां जहां से होगे हर जगह का अलग अलग रहता है। तो चाहो तो मुझे थोड़ा बता देना कि आप सही कहां से हो, आप देख लेना आपके जिले में कौन सा पड़ता है, तो थोड़ा मुझे बताना, तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम जीवन परिचय जो कराएंगे, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का हम जीवन परिचय कराते हैं। ठीक, तो चलो जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे जीवन परिचय कराते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या, इसको मैं सही, रुको एक सेकंड, इसको सही कर लेता हूँ ना। नहीं, अभी देखना कब सही होता है। अभी सही हुआ, इसको ना मैं एकदम सही कर लेता हूँ। देखो सेट 1, तो बाकी आपको देखो जूम करके दिखाऊं तो ये जूम भी हो जाता है, पूरा दिख जाएगा अच्छे से। ये देखो कोई भी लेटर अगर चाहूँ तो बढ़िया से जूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी दिखने लगा। तो चलो पहले इसको सही कर देता हूँ, एग्जैक्ट सेट कर दिया। अब बताते हैं आपको, थोड़ा ये रिमोट है इसकी जिससे चलता वगैरह है, तो मैं थोड़ा करता हूँ साइड में। अब देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का, इसको थोड़ा और ऊपर करो, इतना इतना। देखो जयशंकर प्रसाद का हम जीवन परिचय कर रहे हैं। तो देखो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में कैसे करना है, इसको मैं समझा देता हूं आपको पूरा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुहनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी मतलब वही जो आपका बनारस है, जिसे आप वाराणसी बोलते हो, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब आगे देखते। फिर इनके पिता जो कि देवी प्रसाद थे, बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित धनवान व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इनके घर पे ही हुई थी, तथा स्व अध्याय ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। जैसे ही इनके सब चीजों की डेथ हो गई, मतलब कि माता पिता बड़े भाई की डेथ होने के बाद ये जैसे ही सारी चीजें संभाले ही थे, तो इनके युवावस्था के पूर्व ही जब ये यंग एज में ही थे, तब क्या हुआ? तब देखो क्या हुआ कि इनकी भाभी और इनके एक के बाद एक दूसरी पत्नी का भी मृत्यु हो गई, और इनके ऊपर विपत्तियों का एक पहाड़ सा टूट गया। अब जब देखो भैया विपत्तियों का पहाड़ टूट गया तो क्या हुआ? फलतः वैभव के पलने में झूलता इनका परिवार, मतलब जो इनका बहुत परिवार धनी हुआ करता था, पूरा परिवार ऋण के बोझ से दब गया। फिर देखो आगे, और इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और फिर देखो आगे, क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। इनका शरीर जो था चिंताओं से जर्जर होता गया, और निरंतर ये हो गया। उसके बाद अतः ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए, और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी, जिस दिन आप सही बाल दिवस मनाते हो, क्या मनाते हो? बाल दिवस, चिल्ड्रन डे, ठीक है, चिल्ड्रन डे मनाते हो, उसी दिन ये स्वर्गवास हो गया। केवल 48 साल के थे जयशंकर प्रसाद जी, जो कि किसी को याद भी नहीं होगा कि ये इनका जो डेथ हुई थी 14 नवंबर को हुई थी, तो ये आप सभी एकदम अच्छे से याद कर लो। फिर उसके बाद 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इनकी संसार से विदा ले ली, और इनकी रचनाएं जो है देखो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाखा, कामना, करुणालय, आंसू, झरना, कंकाल आदि, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार है। आप देख लो, लिखने के काफी काम आएगा। और जीवन परिचय आपको कॉपी पे कैसे लिखना है, ये मैं एक वीडियो में अलग से बताया हुआ हूं। आप कहोगे तो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में लिखना पड़ेगा जीवन परिचय। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ो, ये है तुलसीदास का जीवन परिचय। एक गद्य से एक पद्य से जीवन परिचय बता दे रहा हूं। तुलसीदास का जीवन परिचय थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे देखो जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा जिला में राजापुर नामक गांव में हुआ था, और तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग इनके जन्म को सोरो जिला एटा भी मानते हैं, देखो, और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर गांव मानते हैं। इनके जन्म के विषय में ना दो मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बांदा जिले के हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये वहां के एटा जिले के हैं। तो ये थोड़ा मतभेद है, लेकिन आपको राजापुर गांव लिखना है, ठीक, एग्जाम में।
तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक। और तुलसीदास जी ने बचपन में जो पहला शब्द बोला था वह था राम। जब देखो तुलसीदास जी जब छोटे थे और बचपन में जब ये पहला वर्ड इनके मुंह से क्या निकल रहा था, राम। ठीक। और इस प्रकार तुलसीदास जी का घर का नाम राम बोला पड़ गया। राम बोला पड़ गया इनके घर का नाम। तुलसीदास जी के घर का नाम क्या पड़ा, राम बोला पड़ गया। और तुलसीदास जी के माता पिता के मृत्यु के बाद इन्हें भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनको भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। और इसी बीच इनका परिवार, इसी बीच क्या हुआ, इनका जो परिचय हुआ वो राम भक्ति शाखा के राम भक्ति साधुओं से हुआ। ठीक। और इन साधुओं से मिलने के पश्चात तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति का मौका मिला। जब इन साधुओं से मिले तो इन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति का मौका मिला। अब देखो जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक। और तुलसीदास जी का बचपन कष्टों से भरा हुआ था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। इनका विवाह क्या हुआ, रत्नावली के साथ हुआ। और तुलसीदास जी ने गुरु नरहरिदास, अब इनके गुरु का नाम समझ लो क्या था, नरहरिदास था, से दीक्षा प्राप्त की और इन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चले। और तुलसीदास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। ये किसके ज्यादा भक्त थे, किसके परम भक्त थे, तो ये श्री राम जी के बहुत ही परम भक्त थे। फिर तुलसीदास जी ने अपने जीवन का ज्यादातर समय कहां कहां व्यतीत किया, अपने जीवन का ज्यादातर समय चित्रकूट में किया, अयोध्या में किया, काशी बनारस यहां पे किया। और तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। और तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो जाती है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो जाती है। और फिर उसके बाद देखो और जो चीजें हैं इनके बारे में, तुलसीदास जी ने विभिन्न रचनाएं लिखी हैं जो कि निम्न इस प्रकार है। देखो रामचरितमानस, कवितावली, वैराग्य संदीप, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल गीतावली, विनय पत्रिका दोहावली, पार्वती मंगल दोहावली, ये सभी इत्यादि। ठीक। इतनी सारी रचनाएं हैं। और नीचे, अच्छा ये नीचे है, एक श्लोक लिखने का आता है पेपर में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा कि अपने पठित खंड काव्य से एक श्लोक लिख, अपने पठित पद्य खंड से एक श्लोक लिखने का। तो चलो वो भी आपको बता देता हूं। ये वाला श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये है एक पद संस्कृत पद से है। तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे देखते हैं। 27 नंबर ये हो गया। अच्छा 28 नंबर, दो क्वेश्चन है, 28 नंबर के हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन था। पहला और चौथा किया गया है, तो पहला चौथा देख लो क्वेश्चन आखिर कौन सा है। तो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति, फिर है चंद्रशेखरा कहा आसीत। ठीक, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति, फिर चंद्रशेखरा कहा आसीत, ये है। तो चलो इसको लिख देते हैं, इसको हम करते हैं। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम, यहां से देखो, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ये वाला है 28 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है चंद्रशेखरा कहा आसीत, तो चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति चा आसीत, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका एक निबंध लिखने का। ठीक, जिसमें आपको लिखना रहेगा निबंध। अब निबंध किस चीज पे है, तो यहाँ पे अभी हम वृक्षारोपण पर लिखते हैं। निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो ये 29 नंबर, जो कि प्रस्तावना मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूं, निबंध बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब आपको निबंध ध्यान रखो, जो निबंध होता है ना वो अपने मन से ही बना के लिखा जाता है। हमेशा कहीं भी देखोगे अपने मन से निबंध बना के लिखोगे वही आपका बेस्ट रहेगा। निबंध कभी याद नहीं किया जाता, सिर्फ आप एक बार पढ़ लो। मैं तो कहूंगा चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला लिखना नहीं तो अपने मन से लिख लेना, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, निबंध का तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको पूरा पढ़ाने से मतलब नहीं है। अलग सी वीडियो में मैं क्या करूंगा, 3-4 निबंध एक साथ ही आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपका क्लियर भी हो जाएगा जितने भी निबंध रहेंगे। तो ऐसे पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां से। फिर देखो आगे, यहां से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको पढ़ लेना आप सभी और अपने मन से बना के लिखना। और फिर एक ये वाला है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट यहां तक का। और फिर
ये वाला, ठीक। बस इतना आप सब स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है पत्र लिखने के लिए कि बिजली विभाग को एक पत्र लिखना है। इसको मैं थोड़ा सही से आपको समझा देता हूं। और ये जो पत्र लेखन है, शुल्क मुक्ति वाला आ सकता है, बिजली विभाग का आ सकता है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आ सकता है, जो कि कितने नंबर का रहेगा, तो ये 4 मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है। 4 मार्क 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो देखो कैसे लिखना है, आपको नीली पेन से लिखना है। सेवा में बिजली विभाग मेरठ यहाँ पे लिखा गया, तो आपका जो भी जिला हो वो यहाँ पे लिख, जैसे अमेठी जिला है तो लिख दो अमेठी, ठीक। विषय बिजली की अनियमित पूर्ति। मान्यवर, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। पानी या फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए जो बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह ग्रीष्म काल मतलब गर्मियों में ही होती है। अब उसके बाद देखो आगे, हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ हो गई है और भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पहले ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई, मतलब बिजली नहीं आ रही। आप भी देखोगे भैया आपके गांव में ना बिजली कट जाती है जब ज्यादा गर्मी शुरू हो जाती है। तो फिर देखो बिजली की आपूर्ति कम हो गई है और बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जो बिजली है वह जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती और हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। मतलब कि हमारे जो कॉलोनी है वहां पे ये भी नहीं पता कि भैया बिजली कब आ रही है कब जा रही है, कोई समय ही नहीं निर्धारित है। फिर आगे देखो आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखना है कि हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई। कुल में कहा गया कि हमारे जो कॉलोनी है वहां से एक प्रतिनिधि मतलब एक लोग वहां पे गए थे बिजली विभाग में, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में कार्य हो जाएगा, लेकिन वह कार्य नहीं हुआ है। तो आगे कोई भी कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। आगे देखो, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय निर्धारित किया जा सके और शीघ्र कार्यवाही की आशा में। यहाँ पे फिर क्या लिख देना है, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि हम आपके जहां से भी आप सभी हो, जैसे जैन नगर निवासी, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे जैसे आपका नाम है तो ऐसे लिख सकते हो नाम, बाकी यहाँ पे XYZ लिख देना आप बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो तो। बाकी दिनांक में यहाँ पे डेट डाल देना कि किस तारीख पे लिख रहा हो, बस सिंपल सा इतना चीजें कर दोगे तो आपका हो जाएगा। बाकी अब देखो नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन नहीं है जहां तक मुझे लगता है। बच्चे पत्र था, पत्र हो गया। अब जैसे मैं आपको यह सेट बताया हूं ना, इसी तरीके से अभी 6 पेपर और हैं तो उसका भी चाहिए। तो आप सभी जो मैंने टारगेट दिया है 2000 लाइक का, आप सभी ये 2000 वाला लाइक वाला टारगेट जरूर से, इस टारगेट को जरूर से कंप्लीट करवाना। और आपको बता दूं, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम टॉप करना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो ये जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना कोर्स 199 में, भाई इसको ले लो। इसमें इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप भी जब बोर्ड एग्जाम दे के आओगे कहोगे क्या भैया क्या गजब की चीजें थी। तो ये होने वाली है आपके साथ। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप सभी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।